तो पूरे परिवार को रखवा देती हूँ मैं तो फास्ट, तो आज पूरे परिवार का ही फास्ट है ना। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग बेटा, जब टाइम से आए तो क्लास शुरू करें, क्योंकि स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि 10:30 और 11:45 भी आते हैं, है ना। 5-10 मिनट लेट आते हो तो फिर हम रुक जाए, है ना। तो पहले हिंदी को लिखवा, तो फिलहाल 2 बच्चे हैं, ठीक है ना सेजल। तो हम लोगों ने कल बोला था ना कि कुछ ऐसे छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस है, छोटे नहीं मतलब इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, टॉपिक छोटे हैं, तो जिनके बारे में हमने बात की थी कि एक बार उसके लिए बात कर लेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, ठीक। तो जैसे हमने बात की थी कि एपीडा हो गया, एपीएमसी हो गया, कापार्ट हो गया, और भी कुछ होंगे ऐसे ऐसे, अगर लगे तो वो भी मैं आपको करा दूंगी साथ ही साथ, ठीक है ना। आप इन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं और एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। मतलब मान लो कभी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट, है ना, कि भारत में कृषि से संबंधित कौन कौन सी समितियां या संस्थाएं काम कर रही है, तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स में, वैसे जनरली ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीलिम्स में आएंगे, ठीक है ना, इनके बारे में खास तौर से एपीडा और एपीएमसी, है ना, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग मुझे लगता है कि एक आध साल छोड़कर ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे पहले लिख लो एपीडा, हाँ हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ठीक कर रही हो ना, कफ सिरप पी रही हो, ये क्या, हाँ, और गर्म पानी भी पी सकती हो अच्छे से दिन भर, और कफ सिरप पी लो एक आध, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या, ये ड्राई कफ रहता है ना, सूखी खांसी, तो ये धीरे धीरे जाएगी। हाँ, वो गले में दर्द होता है ना, वो तभी तुम वहाँ बिस्किट खरीद रही थी। हाँ, तो इसीलिए फिर वही गलती कर रही थी, फ्रूट नहीं खा पा रही थी, तो वो नहीं खा रही, बिस्किट खा रही है खरीद के, देखो, यानी कि फ्रूट्स खाए। हाँ नहीं, वो तो हाइड एंड सीक तो सभी को अच्छा लगता ही है ना, ठीक। चलो, तो यस, एपीडा, हेडिंग डालो एपीडा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और हिंदी में कैसे लिखोगे, एपीडा ऐसे, हाँ नहीं इंग्लिश में लिख लो, मैं बता रही हूँ, एपीडा ऐसे आएगा। तो एपीडा उसमें लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा पहले इंग्लिश में, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। अब लिखिएगा उसी के आगे, इसी का मैं हिंदी लिखवा रही हूं आपको, यहीं से मतलब शुरू कर रही हूं लिखवाना। कृषि और प्रसंस्कृत, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, हाँ निर्यात विकास निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एपीडा, अर्थात एपीडा आपके सामने लिखा हुआ हिंदी में, एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा, एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985, 1985, दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित, में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। के तहत, अधिनियम के तहत की गई थी। प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यह अधिनियम 1986 से प्रभाव में आया। यह अधिनियम 1986 से प्रभाव में आया। और प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात और प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान ले लिया। हाँ, निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान ले लिया, का स्थान ले लिया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा उसी के नीचे। एपीडा एक्ट, शॉर्ट में लिख लो, एपीडा एक्ट 1985 के अनुसार, हाँ, एपीडा एक्ट 1985 के अनुसार प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। ठीक, इंग्लिश में लिखना बेटा सेजल, एक पैराग्राफ जब तक तुम नोट कर लो, है ना। मैं इसलिए नहीं लिखवा रही कि जब तक ये नोट कर लेगा विशाल, है ना। ठीक, लिखो सेजल। अबाउट अपीडा, हेडिंग है अपीडा या अबाउट अपीडा। यस, राइट डाउन। द एग्रीकल्चरल एंड processed food products Export Development Authority APIDA was established by the GOI under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. In December 1985. Continue. The act came into effect. The act came into effect from 13th February 1986. 13th February 1986 by a notification issued in the Gazette of India.
by a notification issued in the Gazette of India. हाँ, Gazette of India. Gazette of India. Continue. The authority replaced the processed food export promotion council. The authority replaced the processed food export promotion council. Paragraph change. In accordance with the APIDA Act, 1985, APIDA Act 1985, the following functions have been assigned to the authority. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि अपीडा के काम क्या है, या उसके कुछ काम जैसे यूपीएससी दे देता है तो बोलता है इसमें अपीडा क्या क्या काम करता है, तो वही स्टेटमेंट वगैरह देने के बाद। ठीक है, चलो हिंदी में लिखो। पहला, वित्तीय सहायता प्रदान करके, पहला काम है वित्तीय सहायता प्रदान करके या अन्यथा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करने, या अन्यथा सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करने कॉमा संयुक्त उद्यमों और अन्य राहत और सब्सिडी, संयुक्त उद्यमों और अन्य राहत और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास, हाँ, उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास। दूसरा, निर्धारित शुल्क के, दूसरा पॉइंट है निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण। तीसरा, निर्यात के उद्देश्य से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं
को तय करना, तय करना। विशिष्टताओं को तय करना। अगला पॉइंट है ऐसे उत्पादों की, नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बूचड़खानों, स्लॉटर हाउस जिसे हम कहते हैं, गुड मॉर्निंग, बूचड़खानों, कॉमा प्रसंस्करण संयंत्रों, कॉमा भंडारण परिसरों, कॉमा वाहनों, कॉमा भंडारण परिसरों, कॉमा वाहनों या अन्य स्थानों पर जहां ऐसे उत्पादों को, या अन्य स्थानों पर जहां ऐसे उत्पादों को रखा या संभाला जाता है, कॉमा मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना, कॉमा मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना। अगला पॉइंट है अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार। अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार, उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार। अगला निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना, निर्यातोन्मुख उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना, और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना। अगला पॉइंट है अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, कॉमा प्रसंस्करण, कॉमा पैकेजिंग, कॉमा विपणन या निर्यात में लगे, विपणन या निर्यात में लगे कारखानों या प्रतिष्ठानों, विपणन या निर्यात में लगे कारखानों या प्रतिष्ठानों के मालिकों से या ऐसे अन्य व्यक्तियों से जो अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित किए जा सकते हैं, किसी भी मामले पर निर्धारित किए जा सकते हैं। आंकड़ों का संग्रह करना, जो किसी भी मामले पर निर्धारित किए जा सकते हैं, आंकड़ों का संग्रह करना। और लास्ट पॉइंट है उसके कार्यों का अनुसूचित उत्पादों से जुड़े
अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण, विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण या ऐसे अन्य मामले जो दिए जाएं, या ऐसे अन्य मामले जो दिए जाएं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, पहला पॉइंट है ना, हम किसके काम लिख रहे हैं? एपीडा के, ठीक है बच्चों, जो बाद में आए हैं, फंक्शंस ऑफ एपीडा, है ना। तो जो सरकार ने उनके 95 के एक्ट में उनके लिए तय किए हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलूँ, एपीडा और एपीएमसी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों, और लगभग एवरी ईयर ही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें पहला पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फर्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज relating to the scheduled products, relating to the scheduled products for export by way of providing financial assistance, providing financial assistance or otherwise for undertaking surveys, and feasibility studies, comma, participation in inquiry capital through joint ventures and other reliefs and subsidy schemes, Second point is registration of persons as exporters of the scheduled products on payment of such fees as may be prescribed, Next one, fixing of standards and specifications for the scheduled products for the purpose of exports, for the purpose of exports. Next, carrying out inspection of meat and meat products in slaughterhouses, comma, processing plants, comma,
processing plants, comma, storage premises, comma, conveniences or other places, where such products are kept, or handled, for the purpose of ensuring the quality of such products, Next, improving of packaging of the scheduled products, Next, improving of marketing of the scheduled products outside India, Next, promotion of export-oriented production and development of the scheduled products, Next, collection of statistics from the owners of factories, or establishments engaged in the production processing, packaging, marketing or export, of the scheduled products, or from such other persons, as may be prescribed, on any matter relating to the scheduled products, and publication of statistics Next point, training in various aspects of the industries, connected with the scheduled products,
scheduled products. Last point है, such other matters as may be prescribed. Such other matters as may be prescribed. अब हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसमें एक्सपोर्ट मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बार बार हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, एक बार उसकी लिस्ट बना लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 या 4 बार पूछा गया अभी तक कि एपीडा किन प्रोडक्ट्स की निगरानी करता है, मतलब किन प्रोडक्ट्स को देखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी कुछ प्रोडक्ट्स के नेम दे देता है आपको, ठीक है। तो उसमें से आपको देखना होता है कि एपीडा इसमें से क्या क्या करता है। तो जब पता ही नहीं होंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से, तो वहां पर टिक कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वो एक लिस्ट आपको याद ही करनी पड़ेगी। कुछ काम ऐसे बेटा जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है कि आप इसको समझ लो। तो कुछ चीजें ऐसी जिसको आप रट्टा मारो घर में और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिखिएगा एपीडा को उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज कर लो बेटा, हाँ उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। एपीडा को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों, एपीडा को निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन, अनुसूचित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सौंपी गई है। पहला दूसरा करके लिखते जाइएगा, है ना। पहला, फल सब्जियां और उनके उत्पाद। दूसरा, मांस और मांस उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद। तीसरा, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद। तीसरा, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद, यस, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद, जिसे मुर्गी पालन भी कहते हैं या कुक्कुट पालन, ठीक है। वैसे प्योर इसका नाम है कुक्कुट, ठीक है। तो पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद। अगला, डेयरी उत्पाद। अगला, डेयरी उत्पाद। डेयरी जानते हैं, दूध और दूध से कनेक्टेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ दूध वाली नहीं होगी, गलत बोल रही हो सेजल, दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो डेयरी, उसे हम डेयरी कहते हैं प्रॉपर, जहां दूध के साथ साथ दही मक्खन, मतलब जितने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अगला है कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी, हाँ कन्फेक्शनरी को हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, बिस्किट मिक्सचर तो लिख नहीं सकते कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी शॉप जाते हो ना आप लोग, कौन सी शॉप जाते हो? बिस्किट, केक्स, हाँ नहीं बेकरी नहीं, बेकरी में सिर्फ बेक्ड चीजें मिलती है। और कन्फेक्शनरी में जितने बिस्किट हो गया, मिक्सचर्स हो गए, चिप्स हो गए, वो सारी चीजें। हाँ ना, जनरल स्टोर में नहीं बेटा, जनरल स्टोर में भी बाकी चीजें मिलेंगी, ये सब अंतर कर लो, वो हो गया लाइक ग्रोसरी स्टोर। हाँ जनरल स्टोर में हो सकता है कि और भी चीजें रहें, लेकिन अगर आप सिर्फ कन्फेक्शनरी शॉप जा रहे हो, ओनली कन्फेक्शनरी शॉप, तो वहां से बिस्किट और मिक्सचर्स की ही वैरायटी आपको मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, मिक्सचर्स, चिप्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो कन्फेक्शनरी उत्पाद। अगला, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद। शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद। अगला, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद। बताओ, सामने वाले बच्चे को समझ में आ रहा, संध्या को नहीं आ रहा। अगला, कोको और उसके उत्पाद। अगला है कोको और उसके उत्पाद तथा सभी प्रकार की चॉकलेट। कोको और उसके उत्पाद तथा सभी प्रकार की चॉकलेट। अगला, अल्कोहलिक और गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ। अगला, अल्कोहलिक, हाँ अल्कोहलिक और गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ। हाँ तो वो बाद में लिखेगी, और क्या। अगला,
अनाज और अनाज उत्पाद। अगला है अनाज और अनाज उत्पाद। अनाज और अनाज उत्पाद। अगला मूंगफली और मूंगफली उत्पाद। मूंगफली और मूंगफली उत्पाद। अगला अचार पापड़ और चटनी। अचार पापड़ और चटनी। अगला और चटनी। अगला तुम्हारा खुद का ध्यान नहीं है, तुम 3 वर्ड नहीं सुन पा रही हो। कह रही अचार पापड़ और अचार पापड़ का तो वैसे ही चटनी होगी और क्या होगा, है ना, है ना। तो लगता है संध्या की तबीयत ज्यादा खराब है। अचार पापड़ और चटनी। अगला फूलों की खेती। फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद। फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद। उत्पाद, ठीक है। अगला हर्बल और औषधीय पौधे। हर्बल और औषधीय पौधे। औषधीय पौधे। अगला काजू और उसके उत्पाद। काजू और उसके उत्पाद। इसके अलावा 2 काम और भी है एपीडा के। इसको बासमती चावल की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे मतलब जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं, पर उसकी जो लिस्ट 1986 में जब वो एक्ट आया था, मैंने बोला 85 में बना और 86 में क्या आया था, मतलब पूरी तरीके से लागू हुआ था, पारित हुआ था, सॉरी 85 में एक्ट आया था और 86 में पूरे देश के ऊपर इनएक्ट हुआ था। तो इसकी 2 सूची बनी थी, 1 और 2। तो 1 में ये सारी लिस्ट थी और जो अनुसूची 2 थी उसमें बासमती चावल की भी जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके अलावा चीनी का जो निर्यात होगा उसकी भी जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है, ताकि ये देखता रहे कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से लालच में चीनी का निर्यात ज़्यादा हो जाए और हमारे देश में चीनी की कमी हो जाए। ठीक है, चलिए अब उसी के आगे इंग्लिश के बच्चे लिखिएगा। क्या? हाँ, क्यों 2 बार कहाँ है बेटा? हाँ, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी तो होते हैं। हाँ, और क्या बेटा, हमारे यहाँ पर बहुत सारे जैसे कोको है। अब कोको की सिर्फ चॉकलेट तो नहीं बन रही ना, अब कोको की चॉकलेट भी बन रही है, कॉफ़ी भी में भी आ रहा है, बहुत से टॉफ़ीज़ में भी आ रहा है, केक्स में भी यूज़ हो रहा है। बात समझ रहे ना बेटा? तो एक प्रोडक्ट कितनी तरीके से यूज़ होता है। हाँ, जैसे फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद। अब मान लीजिए कोई परफ्यूम बनाए, कोई सेंट बनाए, कोई और चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें भी उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए इंग्लिश के बच्चे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अपीडा इज मैंडेटेड। Apida is mandated with the responsibility of Apida is mandated with the responsibility of export promotion and development of the export promotion and development of the export promotion and development of the following scheduled products. Following scheduled products. Following scheduled products. First second करके लिखिएगा। First, fruits, vegetables and their products. Fruits, vegetables and their products. Second, meat and meat products. Meat and meat products. Third, poultry and poultry products. Third, poultry and poultry products. Next, dairy products. Next, dairy products. Next, confectionery products. Confectionery, स्पेल आउट कर दूं, लिख लेंगे, confectionery products. Next, honey
honey, jaggery and sugar products. Honey, jaggery and jaggery and sugar products. Next, cocoa and its products. Cocoa and its products, comma, chocolates of all kinds. Chocolates of all kinds. Next, alcoholic and non-alcoholic beverages. Alcoholic and non-alcoholic beverages. Next, cereal and cereal products. Cereal, हाँ, CEREAL, cereal and cereal products. Groundnuts and groundnuts products. ग्राउंडनट और पीनट में क्या अंतर होता है? अच्छा, बड़े होशियार किस्म के बच्चे। पीनट बटर आता है, तो फिर ग्राउंडनट और पीनट में कोई अंतर नहीं होता है। मूंगफली क्या होती है? ग्राउंडनट की पीनट? पीनट जो है वो ग्राउंडनट का एक टाइप है, जो मतलब ग्राउंडनट वो होते हैं जो मतलब जो मिट्टी के नीचे होते हैं। वेरी गुड। ग्राउंडनट होती है छिलके वाली मूंगफली, जब हम ऐसे छील के खाते हैं, और पीनट्स होते हैं जब उनको छील के साफ करके मिलता है। हाँ, तो मार्केट में क्या खाते हो? पीनट्स खाते हो ना, सॉल्टेड पीनट्स। तो वही तो कह रहे हैं ना, तो लेकिन बोलोगे तो अलग अलग। हिंदी में हम दोनों को मूंगफली कह देते हैं, पर इंग्लिश में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ग्राउंडनट खा रहे हो कि पीनट खा रहे हो, वही चीज। ठीक, नेक्स्ट, पिकल्स, पापड्स एंड चटनीज। पिकल्स, पापड्स एंड चटनीज। पापड़, हाँ बिल्कुल, पापड़ को पापड़ ही लिखेंगे। क्या करें सेजल, क्या करें, हम पापड़ को पापड़ ही बोल रहे हैं। हाँ, या समथिंग समथिंग राउंड फ्लैटेंड, कुछ थिन राउंड फ्लैटेंड सर्कल कह सकते हैं हमने, है ना। पतला गोल, है ना, कुछ ऐसा हम सर्कल कह सकते हैं उसे। अदरवाइज तो तुम पापड़ लिख सकती हो काम चलाने के लिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर and floriculture products. Floriculture and floriculture products. Next, herbal and medicinal plants. Herbal and medicinal plants. ठीक है, नेक्स्ट है cashew, cashew nuts and its products. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। हाँ, क्या? हाँ हाँ, और अल्कोहलिक और गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ। अल्कोहलिक कौन से हो गए? दवाइयाँ क्यों? वो मेडिसिन में ऊपर आ गया। अल्कोहलिक बियर, रम, विस्की, वोडका, जिन। ये तेरी की थप्पड़ मारो खींच के, उसको अल्कोहलिक में डालोगे कि निकोटीन में डालोगे? हाँ 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 हाँ, टीचर आए, टीचर ये भी पढ़ाए, है ना। क्यों? ये भी बता दे टीचर कि बेटा अल्कोहल क्या है, अल्कोहल के नाम भी बता दे।
तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अल्कोहलिक। हाँ, और गैर अल्कोहलिक कौन से हुए? गैर अल्कोहलिक कौन से हुए? नहीं, वही कह रहा हूँ, का मतलब क्या है? इतर, इतर गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ में आएगा। अरे तुमने कह तो दिया ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल सॉफ्ट ड्रिंक्स, बस वो गैर अल्कोहलिक हो गए। पेय पदार्थ बोल रहे हैं ना, गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक ले लो, जूस ले लो, फ्रूटी पी लो, जो मन चाहे पी लो, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स के उसमें हम लोग काउंट करते हैं वो, ठीक है। और अल्कोहलिक कौन से ड्रिंक्स हो गए? जिसमें कि नशा है, अल्कोहल है जिसमें कि भाई, जिसे हम बेसिकली शराब की वैरायटीज कहते हैं। नहीं, शराब तो एक्चुअली सिर्फ वाइन को कहते हैं, ये भी समझ लो। अल्कोहलिक वो पेय पदार्थ बोल रहे ना, पेय पदार्थ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि ड्रग्स, तुम्हें भी थप्पड़ पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, तो एपीडा अब क्या ड्रग्स खिलाने के लिए देखेगी क्या? तभी तो उसने मेडिसिनल डाल दिया बेटा, कि अगर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अगर ड्रग्स का यूज होगा तो किस में होगा? औषधियों में। तो औषधियां उसने पहले ही डाल चुकी है ना गवर्नमेंट। बाकी खिलाने में वो अफीम गांजा तो खिलाएगी नहीं हमको खुलेआम, है ना। तो वही चीज है, एकदम मैंने क्या बोला, हमेशा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो अल्कोहलिक और गैर अल्कोहलिक समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, बाकी अल्कोहलिक तो आज बहुत कुछ मिल जाएगा शिवरात्रि के नाम पर। भांग मिली तो दूध, तो भांग मिला हुआ दूध तो मिल ही जाएगा, बाकी पी कर देख लो, ठीक है। बस 2-3 दिन झूमते रहोगे और क्या होगा, ठीक है। पी लेना, जगह जगह मिलेगा, है क्या 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 क्या? आधे घंटे में, हाँ, जिसको नींद नहीं आ रही हो बहुत दिनों से, पी पाले 2-3 गिलास, 4 गिलास बस, और उसके बाद सो जाए आराम से। हाँ, वोडका लेके, अच्छा क्यों? उससे अच्छा क्या बात कर रही हो? वोडका कितनी बुरी, हमारी भांग कितनी अच्छी है। वाह, ये बात मत करो संध्या। हाँ, वोडका कहाँ? हाँ, उसके लिए कुछ बताओ। हाँ सही, वही तो बोल रहे, हमारे तो मिलेगा ना प्रसाद, हम तो लेकर आएंगे। मतलब प्रसाद के तौर पर तो हर आदमी पीता ही आज शिवरात्रि के दिन जो बटता है। हाँ ऑब्वियसली वो प्रसाद है शिव जी का चढ़ा हुआ, डेफिनेटली हम तो लेकर आएंगे ही। मतलब हमारी तो कॉलोनी में ही अरेंजमेंट है, तो उसी में अपना बस थोड़ा थोड़ा इतना इतना ले लिया, ठीक है। एक हमारे लिए तो प्रसाद ही है भाई लोग। हाँ तो क्यों, उसमें दिक्कत क्या है? वो फास्ट है ना, फास्ट है ना। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें बाकी सब चीज़ें जो डलती हैं, वो सौंफ, जितने मगज होते हैं, काजू बादाम, हाँ ड्राई फ्रूट्स, ये सब डलते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि भांग, देखिए इंडियन कल्चर की जितनी भी चीज़ें रही हैं ना, वो कभी भी खराब नहीं रही हैं। खराब किया है सब ब्रिटिशर्स ने और बाहर के ग्लोबलाइजेशन ने। हाँ, पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने हमारी कंट्री को बर्बाद करके रखा है बेटा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ की भांग थी, हमारे यहाँ कभी ये नहीं बोला गया था उसे कि सीमित और अनियमित पिएं। इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ फेस्टिवल बनाए गए, वो भी जानबूझकर इस मौसम में। तो जैसे कि देखिए होली में है ना, तो होली में मेरे फादर खुद घर में भांग बनाया करते थे। उसमें भांग की मात्रा बहुत कम होती थी, बाकी ड्राई फ्रूट्स और बढ़िया दूध केसर मिला के हम सब बच्चे पीते थे बचपन से। तो वो कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना है कि हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। लेकिन उल्टा जो ब्रिटिशर्स आके देके गए, या अंग्रेज़ों ने, या जो बाहर की कंट्रीज़ ने हमें दिया, वो सारा का सारा थर्ड क्लास कल्चर दिया। हमारे अपने कल्चर में कोई बुराई नहीं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मतलब टोटल इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं हम, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितना इंडियन कल्चर है वो बहुत अच्छा है। हमारे फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रोजे हैं, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, क्रिसमस है, सब बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, वो किए गए हैं, सेलिब्रेट किए गए हैं। लेकिन अब किया क्या जाए, है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो इसीलिए भांग की जो एक लिमिटेड मात्रा, अब जैसे हम लोग कहते हैं भांग, तो अभी जो तुम अल्कोहल पी रही थी, तुमने तो सुबह सुबह ही सेवन कर लिया अल्कोहल का, और क्या। तो जो और क्या, जो हम कफ सिरप पी रहे हैं उसमें अल्कोहल है, अच्छी खासी अल्कोहल है, बहुत अच्छी खासी। तभी तो कफ सिरप पीने से नींद आती है। आप देखना अच्छे से, आप 2-3 बार दिन में कफ सिरप पी लो। कफ कोल्ड की कोई पैरासीटामोल, फिर पैरासीटामोल में क्या है बेटा, मलेरिया की मेडिसिन कोनैन क्या है, पूरी नशे की दवा। मलेरिया किसी को हो जाए, वो दिन भर बेहोश होकर सोता है, दिन भर बेहोश होकर सोता है। और जो आदित्य इशारा करके बता रहा है वो ठीक बता रहा है कि बहुत से लोगों को, जो तुम इशारा करके बता रहे हो पंकज को, ठीक बता रहे हो, जब बहुत से लोगों को नशा नहीं मिलता है ना, तो कफ सिरप तो मिलता है ना, तो कफ सिरप पी जाते हैं।
इतने नशे के आदी होते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए कफ सिरप कभी नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं पीनी चाहिए कफ सिरप। जैसे तुम बोल रहे थे ना, वही गर्म पानी पी लो, अदरक का, तुलसी का, शहद का काढ़ा पी लो, क्योंकि कफ सिरप भी वही करेगा, बट उसमें अल्कोहल है ना। या फिर अल्कोहल वाली नहीं लेनी है आपको कफ सिरप, तो आजकल डाबर वगैरह की आ रही है, पतंजलि वगैरह के आ रहे हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं है। हाँ, वो प्योर कफ सिरप है, डाबर की हनी टस आती है, काफ़ी अच्छी कफ सिरप है, आप उसको कभी भी पी सकते हैं। तो वो है, तो वही चीज़ है। अब क्या बोला जाए, सारी चीज़ें बदल गई है, बना रहे हैं। हमारे कंट्री में कभी कोई क्या कफ सिरप पीता था क्या? सब काढ़ा पी पी कर ठीक होते थे क्या? बीमारियां नहीं होती थी हमारे यहाँ, फीवर नहीं होता था। सब अंग्रेज आकर देकर चले गए हम लोगों को ये सारी चीज़ें, और आज हम लोग उसी में लथपथ हो गए पूरी तरीके से, और अपने कल्चर को भूल गए। और आज भी देखिए बड़े बूढ़े काढ़ा ही पीते हैं, आज वो ठीक भी रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, दादा दादी वगैरह हैं, ये सब है। तो काढ़ा पी के भले 4 दिन लगेगा, लेकिन एकदम परमानेंट इलाज कर देगा वो बॉडी का। कफ सिरप पता चला कफ कोल्ड 2 साल ना हो, 3 साल ना हो, हालात ऐसे रहते हैं ना। तो वही चीज़ है। ठीक, चलिए, तो इसी में अगला लिखिएगा कापार्ट, अगली हेडिंग डालिएगा कापार्ट। कापार्ट, CAPART, कापार्ट। हाँ, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, मैं लिखवा भी रही हूं, लिख लीजिए। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी was rural technology in bracket CAPART was launched in 1986. It works as a nodal agency for catalyzing and coordinating the emerging partnership between voluntary organizations and the government for sustainable development of rural areas. CAPART is an autonomous body. CAPART is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. Societies Registration Act 1860. It is, शांत हो जाओ बेटा, it is chaired by the Union Minister. हाँ, Act 1860 बोला मैंने, 1860. It is chaired by the Union Minister. For rural development. एक सेकंड ना बच्चों। हेलो। हाँ, हेलो। मम्मा, आपके पास ओटीपी आएगा, पापा को भेज देना, ठीक है? हाँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना पापा को। नहीं, मैं बता ही दूंगी उन्हें। हाँ, ठीक है, तो उन्हें
क्यों? यही बोलते हैं डिस्कशन करते हैं फिर काटेंगे तो फिर टूटेगी बात। क्यों भाई, क्यों उस बच्ची की बात काट देते हो तुम लोग? डिस्कशन होता है ना तो बोलती है फिर डिस्कशन नहीं करते फिर बोलते हैं मेरी बात काट देंगे। नहीं नहीं, जो तुम बता रही थी यूनियन मिनिस्टर का क्या बोल रही थी? हाँ हाँ, अमित शाह। कौन? हाँ, तभी तो तुम क्या सोच रहे थे? मैं तब भी घर में ही बात कर रही, तो ही मेरे कान तुम्हारी ओर ही लगे हुए थे। मैं वही बोलती, क्या बोल रही है बच्ची? अरे यार, यूनियन मिनिस्टर, रूरल, उसके ग्रामीण विकास जो मंत्रालय होता है उसके मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर्स होते बेटा, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे आर कॉल्ड द यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है? एंड अमित शाह इज आर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, ठीक है? और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब हाँ, जितने हमारे मिनिस्ट्रीज बटे होते हैं ना बेटा, अराउंड 30, 35, 40 मिनिस्ट्रीज हैं, तो उन सब का प्रभार, मतलब उनकी जिम्मेदारी जिस पर्सन को दी जाती है, तो दे आर कॉल्ड द यूनियन मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय मंत्री, संघीय मंत्री कहते हैं ना बेटा जिन्हें। और उसमें से भी 10-12 मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट जानते हो? उसमें से भी होती किचन कैबिनेट। जैसे मोदी जी के किचन कैबिनेट में कौन है? जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एग्जैक्टली, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, एग्जैक्टली। तो दैट इज कॉल्ड किचन कैबिनेट, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जहां पर प्रधानमंत्री सारे निर्णय उस किचन कैबिनेट के साथ मिलकर करते हैं। तो हमेशा देखिएगा मोदी के इर्द गिर्द आपको राजनाथ सिंह, ठीक है, अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ये सब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? अभी पॉलिटी नहीं पढ़ाए क्या? हाँ, तभी फिर कोई बात नहीं, फिर चलता है, फिर इतना बोलना चलता है, क्योंकि जब पॉलिटी पढ़ाई नहीं है तो फिर अभी कहाँ से समझ में आएगा, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, पहले कापाड का फुल फॉर्म लिख लो। लोक कार्यक्रम, कापाड का फुल फॉर्म हिंदी में, लोक कार्यक्रम, हिंदी में भी लिखो, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। हाँ, विकास परिषद। और इंग्लिश में लिखेगा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, इंग्लिश में जरूर लिखिए, क्योंकि कापाड का फुल फॉर्म तो इंग्लिश में ही बन रहा है ना। अच्छा, लिख लिया तुम लोगों ने? ये लोग लिख लिया, ठीक है। तो लिखिए, की स्थापना, कापाड की स्थापना 1986 में हुई थी। कापाड की स्थापना 1986 में हुई थी। कापाड, कापाड, कापाड सरकार की एक नोडल या प्रमुख एजेंसी के तौर पर सरकार की एक नोडल या प्रमुख के तौर पर, तो बोल तो रही हूं एजेंसी, नोडल या प्रमुख एजेंसी के तौर पर स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच, स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए पूंजी निर्माण तथा सहयोग, पूंजी निर्माण तथा सहयोग के लिए कार्य करता है। कापाड एक स्वायत्त संस्था है।
का पार्ट एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा इसकी अध्यक्षता पंजीकृत है तथा इसकी अध्यक्षता हाँ हेलो हेलो हाँ हाँ और ये कह रहा है कि विनोद से कहा ये तो आन्या तो वैसी छोटी छोटी सी लड़की है, बताइए क्या बोलते हाँ हाँ तुम विनोद को पैसा दे दो 1050 रुपये, ठीक है ठीक है। उसका नंबर तुम्हारे पास है ना? देख हाँ तो वो तो नंबर से जाके हो जाएगा ना उसमें भी। हाँ उसमें भी शायद नंबर से हो जाता है, जरा उसको कर दो जब भी वो टिकट भेजेगा मीठा।
ठीक है, तो क्या लिखा था? पंजीकृत है तथा इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्री लिख लो, ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, अगली हेडिंग है एपीएमसी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको पता है कि अभी किसान बात बार बार कर रहे हैं। एपीएमसी के माध्यम से जो सरकार बात कर रही है वो इसी के उस पर बात कर रही है कि अगर हम एपीएमसी का विस्तार कर दें तो किसानों को फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये क्या है? उपज की मंडियाँ है, जिसे हम हिंदी में कृषि उपज मंडियाँ ही कहते हैं, इनका जो फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि किसान डायरेक्ट वहाँ पर खुद को एनरोल कर सकते हैं, अपना जो उत्पादन है वो सीधा वहाँ पर जाकर बेच सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आढ़तिये हैं पंजाब हरियाणा के, वो उस बात के लिए रेडी नहीं हो रहे कि किसान सीधा एपीएमसी मार्केट के थ्रू काम करें, जबकि सरकार इसके दायरे को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। तो उसमें इंग्लिश के बच्चे लिखिएगा एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। फिर हिंदी में लिखवाती हूँ, या पहले हिंदी को लिखवा दूंगी, आप हेडिंग डालकर छोड़ दो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। और हिंदी के बच्चे हेडिंग डालेगा एपीएमसी, पहले एपीएमसी डाल लो बेटा, फिर उसके बाद हिंदी में डालो कृषि उपज मंडी समिति। कृषि उपज मंडी समिति, कृषि उपज, ये भी पानी चाहिए क्या? चाहिए, पानी चाहिए। कृषि उपज मंडी समिति, उसमें लिखेगा एपीएमसी भारत में, शॉर्ट में लिखवाऊंगी मैं एपीएमसी, ठीक है ना। एपीएमसी भारत में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एपीएमसी भारत में राज्य सरकारों द्वारा स्थापित एक विपणन बोर्ड है, एक विपणन बोर्ड है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को, देखिए सीधी वही बात आ रही है और जबरदस्ती किसान आंदोलन रहते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके, कि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खेत से खुदरा मूल्य का प्रसार अत्यधिक उच्च स्तर तक ना पहुंचे। प्रसार अत्यधिक उच्च स्तर तक ना पहुंचे। एपीएमसी को राज्यों द्वारा कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम को अपनाने के माध्यम से विनियमित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। 1947 में स्वतंत्रता से पहले 1947 में स्वतंत्रता से पहले कृषि विपणन से संबंधित
सरकारी नीति की प्रमुख चिंता। कृषि विपणन से संबंधित सरकारी नीति की प्रमुख चिंता उपभोक्ताओं के लिए भोजन, उपभोक्ताओं के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कृषि कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रण में रखना था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद किसानों के हितों की रक्षा करने, और कृषि वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई। और स्थानीय साहूकारों द्वारा किसानों से ब्याज के रूप में औने पौने दाम पर भारी मात्रा में खाद्यान्न वसूलने की समस्याएं पूरे देश में आम थी। किसानों को जिन कमियों का सामना करना पड़ा जैसे कि अनुचित कम कीमतें, विपणन की उच्च लागत, विपणन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। विपणन की उच्च लागतें और उपज के भौतिक नुकसान के रूप में घाटे को पहचानते हुए भारत सरकार ने निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने की उम्मीद में कई अनिवार्य नियम पेश किए। एपीएमसी की आधारशिला 1965 में, 1965 में मैसूर राज्य के पूर्व मंत्री पुट्टा स्वामी द्वारा रखी गई थी।
रखी गई थी, ठीक है, पुट्टा स्वामी द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखिएगा एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसमें लिखिएगा एन एपीएमसी is a marketing board. An APMC is a marketing board established by state governments in India to ensure farmers are safeguarded from exploitation by large retailers, as well as ensuring the farm to retail price spread, does not reach spread नहीं spread SPRAD spread The farm to retail price. spread does not reach excessive high levels. APMCs are regulated by states. APMCs are regulated by states through their adoption of a agriculture produce Marketing Regulation Act. Prior to independence in 1947, prior to independence in 1947, the major concern of government policy related to agricultural marketing was to keep the prices of food for the consumers and agro raw materials for the industry in check. However, after independence, agro raw materials for the industry in check. हो गया? कुछ बच्चे टाइमली लिख लेते हैं, कुछ बच्चे लिखते रहते हैं। पंकज हमेशा टाइम से पहले ही लिख लेता है। However, after independence, there came a need. To protect the interest of farmers and to provide them
incentive prices to augment the production of augment the production of agricultural commodities Continue. Common throughout the country were problems of local money lenders extorting high amounts of food grains from the farmer, comma, at throwaway prices as interest. Recognizing the defects that farmers faced, such as losses in terms of undue low prices, comma, higher cost of marketing, and considerable physical losses of the produce, in the agricultural marketing system. The Indian government introduced several mandatory regulations in hopes of establishing a mechanism to monitor the market conduct, establishing mechanism to monitor the market conduct. APMC established in 1965 by K.S. Puttaswamy, erstwhile Minister of Mysore State, erstwhile Minister of, पूर्व मंत्री, erstwhile Minister of Mysore State, EARSTWHILE, erstwhile, जिसे बोलते पूर्व, बस Minister of Mysore State.
बाप रे, हाँ तुम लोग मतलब क्या बोले, क्या क्या बोले, जो बोलना चाहो सही बात है, मैं बोल सकती हूँ कि मतलब इतने छोटे छोटे सेंटेंस नहीं लिख पाते हो, कैसे करोगे पेपर में? अच्छा, तो समझ में नहीं आ रहा है ना। टीचर बोले ना, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि कम से कम 4-6 लाइन आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कोशिश जारी है। तुम लोग 2-2 वर्ड्स की बात क्या, एक कभी कभी तो एक वर्ड की बात क्या, इट मीन्स कि तुम्हारा दिमाग ठीक तरीके से काम क्लास में नहीं कर रहा। मतलब 2-3 सेंटेंस टीचर बोल दे तो एकदम दिमाग में वो रह जाने चाहिए। क्यों? जब आप लोग आईएएस बनकर निकलोगे तो आपको सीधा कोई जिला नहीं मिलेगा, शायद आपको पता है कि नहीं पता। आप प्रोबेशनरी जिसे ऑफिसर कहते हैं, आप वो रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। और प्रोबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि एक एस्पिरेंट एग्जाम पास करके तो आ गया है, पर जरूरी नहीं है कि वो सारी योग्यता उसके अंदर हो। एग्जाम तो पास कर लिया, हो सकता है रट्टू तोता था, लक काम कर गया, लेकिन वो जो व्यवहारिकता है जिसे हम प्रैक्टिकलिटी कहते हैं, वो भी उसके अंदर होना बहुत जरूरी। तो उसके लिए क्या होता है कि आप किसी डीएम के अंडर एज अ एसडीएम काम करेंगे। पोस्ट आपकी आईएएस की रहेगी, सैलरी आपकी आईएएस की आएगी, लेकिन आपका जो ओहदा रहेगा वो एज अ, हाँ मतलब क्या रहेगा, डेप्यूटी कमिश्नर रहेगा, मतलब एसडीएम रहेगा। और जो आपका उसमें सबसे पहला काम होगा, ना हो कहीं मनचाहे पता कर लीजिए, ठीक है, नीड ही नहीं आपको, टीचर बता रहा है। आपका जो पहला काम होगा वो डीएम के लेटर्स लिखना होगा, उसको टाइप करना होगा, आपको पता भी है। और सम टाइम वो हिंदी बोल सकता है और आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए लिखना पड़ सकता है, और सम टाइम वो हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा और आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है। सम टाइम वो नॉर्मल लैंग्वेज बोलेगा, और कैसे बोलेगा मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे मैं बोल रही हूँ ना वो वैसा बोलता चला जाएगा, जैसा मैं बात कर रही हूँ बस वो वैसा बोलता चला। एक बार भी अगर आपने बोला व्हाट, क्या, सर पार्डन मैंने सुना नहीं, या मैम पार्डन मैंने सुना नहीं, आप देखिएगा आपका क्या हाल होगा। आप कम से कम, आपकी जो रिपोर्ट जाएगी वो कहेगा बिल्कुल योग्य ही नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि जब उसको 4 लाइन लिखनी ही नहीं आ रही है, ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा है, तो लोगों की समस्याओं को सुनकर वो ध्यान में क्या रखेगा। जब वो मेरी बोली गई 4 बात को बार बार क्या क्या बोल रहा है, व्हाट बोल रहा है, छोड़ दिया मैंने, सुना नहीं, तो ये बात सही है। आपको एक डीएम रहते हुए हजारों काम एक साथ दिमाग में रखने होंगे। आप कैसे रखोगे जब आप 2 लाइन नहीं ध्यान में रख पा रहे हो, है ना? हाँ नहीं तो टाइप, आप चिंता मत करिए, हाँ वो आपके थ्रू काम होगा। जब आप पोस्ट पे पहुंच जाओगे ना, ये आपका प्रोबेशन पीरियड है, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग पीरियड, ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो लैंग्वेज में आप तभी करोगे ना जब वो चीजें आएंगी आपको। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, आपको आती जरूरत हो ना, या सबको आती है, तो अपनी बात क्यों कर रहे हो, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। ऐसे औरों को और भी कुछ आता है वो तुमको नहीं आता, एक जनरल बात ये भी तो है ना। तो दैट्स वाई ये जो रिटन का तरीका है यूपीएससी में लिखवाने का, कभी आपने सोचा ये क्यों है? ये इसी वजह से है। और इसी वजह से टीचर जो है मैं तो बहुत धीरे बोलती हूँ, बहुत धीरे। कहीं अदर कोचिंग्स में आप जाओ और अगर लिखवाने की बात हो, या हिस्ट्री का टीचर जब लिखवाता है तो वैसे ही लिखवाता है, वरना उसका हिस्ट्री तो 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, तेज। और दूसरी चीज, सब बातें भाड़ में जाए, आप एग्जाम ही क्रॉस नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6.5 से 7 मिनट आपको एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मिल रहा है। कैसे पॉसिबल है? अगर आप इतनी स्लो स्पीड एक एक वर्ड को क्या 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 इस तरीके से लिखोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। आप वहां पर क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, 12 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं गारंटेड बोल रही हूँ 3 घंटे के अंदर। बहुत बड़ी बात है आप 10-12 क्वेश्चन लिख डालो 6.5-7 सोच के साथ। और अगला क्वेश्चन रेडी होना चाहिए आपके दिमाग में। और सबसे बड़ी बात, अभी आप एक ही टॉपिक कर रहे हो, अगर वहां पर GS1 कर रहे हो तो उसमें 4 टॉपिक और सबका मोड कितना अलग है, मूड कितना अलग है। एक तरफ हिस्ट्री लिख रहे हो, एक तरफ सोसाइटी लिख रहे हो, और एक तरफ ज्योग्राफी लिख रहे हो। GS2 में, GS1 में आप देखो आपके हालात, GS3 में देखो, एक और साइंस है, एक और टेक्नोलॉजी है, और दूसरी और इकोनॉमी है। उसी पेपर में फास्ट मोड में आपको अपनी वोकैब चेंज करनी है, अपने थॉट चेंज करना है, वो प्रोसेस चेंज करना है। कितना टफ काम है, आप क्या मजाक समझ रहे हो?
ये सब मजाक नहीं है, ऐसे बच्चे रह जाते हैं लाखों में, कुछ हजारों के सिलेक्शन, कुछ हजारों में से कुछ 100 के इंटरव्यू में, ये सब मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो इसमें एक बहुत गंभीर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की, बहुत फास्ट होनी चाहिए, बहुत तेज गति से आप लिखें, बहुत तेज गति से। और टीचर को बोले कि आप स्पीडली बोलें, हमारा छूटेगा, हम परेशान होंगे बाद में, तभी तो सीखेंगे। छूटेगा, परेशान होंगे, अदर बच्चों से लिखेंगे, सबक मिलेगा, तभी तो हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं, जब थोड़ा सा कड़कपना किया जाता है। वरना कभी कोई स्टूडेंट या कोई भी कभी किसी चीज़ को सीख नहीं पाया है जब तक कि उसके साथ थोड़ी कड़ाई ना बढ़ती जाए, ठीक है। तो इसलिए टीचर से कहिए कि और तेज बोलिए, हम फास्ट मोड में लिखेंगे, छूटने दीजिए, हम परेशान होंगे तभी सबक लेंगे और ध्यान से सुनेंगे एक बात को। आप अपनी लय में बोलिए, एक तो आपका टाइम बचेगा क्लास का। अभी क्या होता है, कितना टाइम लग जाता है लिखाते लिखाते, पूरी एक क्लास 2-2 घंटा निकल जाता है सिर्फ इसे। और जबकि लिखते हैं कि आप 3 पन्ना नहीं लिखते हैं। देखिए अभी सुबह से कितना लिखा है, पूरा 12:15 बज गया, जबकि ठीक 10:02-3 पे क्लास शुरू कर दी थी हमने, और सिर्फ 2-2, 3-3 पन्ना नहीं लिखा आपने, जबकि इसके बीच में आपको कम से कम 7-8, 8-8 पेजेस लिख लेना चाहिए था। मजाक नहीं कर रही बेटा, 7-8 पेज लिखना चाहिए था, तब जाकर माना जाए कि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी है। अदरवाइज आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं है, सब कुछ होते होते होता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से सीख कर आया है तो हम सीख कर आए थे तो आप, हाँ कोई बात नहीं, होने दो, वो राइटिंग भी सुधरेगी, वो राइटिंग भी सुधरेगी, क्योंकि मोती जैसे अक्षर तो विशाल तुम वहाँ लिख नहीं सकते हो। इतने क्वेश्चन में तुम सोचो मैं बना बना कर लिखूं तो वो तो होने वाला नहीं है। घसीटा मारी लिखना बस इतना हो कि वो सामने वाले को समझ में अच्छी तरह आनी चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 थे आपके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एपीडा, एपीएमसी एंड का पार्ट, ठीक है। तो ये मार्केटिंग के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, गवर्नमेंट की ओर से बहुत बड़े बड़े क्या है कमेटीज कहिए, इंस्टीट्यूशन कहिए, जो सूट करे आपको वो कहिए। और इनके बारे में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना। लाओ पेपर दो, पेपर लाए हो? लाओ दो, सिर्फ 10-12 मिनट है, फिर मैं जल्दी से करूं, डिस्कस कर दो एक बार, फिर नहीं लाई हो वो तुम छोड़ो, तुम इधर लाओ। किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? उसी में लिखा है, अच्छा मतलब टिक किया हो तुमने, किससे टिक किया तुमने? मतलब किससे टिक किया हो तुमने? क्रॉस मारा हुआ वो? हाँ तो आओ ना, बताती जाओ, या वहां से बता के दो मुझे, लो विशाल दो, उसको बता के दे दो। और आंसर है ना इसके पास तुम्हारे? कहाँ पे तुम्हारे पास है? वहां है तो किससे लगाए? ब्लैक से? हाँ मिल गई होगी ना, आंसर शीट तो मिल गई होगी ना, ठीक है ना। कौन से बेटा? टिक लगा कर दिए? अच्छा ठीक है, बस ये ठीक है ना, हाँ तो ऐसा ज़्यादा बेटर है। चलो बताओ, ठीक है। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सरकारी व्यय अंतरण भुगतान है ना, ठीक है। कौन कौन से जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स है, आपके हिसाब से कौन कौन से हैं? अपना बताओ, आपके हिसाब से कौन कौन से? सब्सिडी है, वृद्धावस्था पेंशन है, रक्षा उपकरणों की खरीद है, ऋणों पर ब्याज भुगतान है। कौन कौन सा इसके हिसाब से? हाँ लेकिन सही क्या था? हाँ सही क्या था? बी या डी? बी फॉर बॉम्बे, सही था बॉम्बे, और तुमने लगाया था डी, है ना, ठीक है। डी तुमने क्या सोच कर लगाया था? मतलब क्या सोचा था कि सारे के सारे हाँ ट्रांजेक्शनल पेमेंट्स होंगे, है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे, है ना। 2 और 4 देखिए, इसमें से वो बता रहे हैं कि कौन कौन से अंतरण भुगतान है, मतलब जिसको ट्रांसफर किया जाता है। अब ट्रांसफर देखिए, जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है, पहली चीज। ट्रांसफर समझे ना बेटा, जो अकाउंट्स में, आई बात समझ में? ट्रांसफर किसको कहते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको एक चीज की ना बेटा, वर्ड्स पहचानो। हिंदी के बच्चे हिंदी के पहचाने और इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश के। क्लियर हो गया एकदम बेटा? 1 सेकंड में क्लियर हो गया। देखो एकदम माइनर क्वेश्चन है बच्चों, आप ट्रांसफर क्या करोगे बेटा? वृद्धावस्था पेंशन करोगे लोगों की,
ठीक है, क्योंकि सब्सिडी जरूरी नहीं कि सरकार ट्रांसफर के थ्रू देती है, सब्सिडी हमें हाँ जैसे अनाज में भी मिलती है, बात समझ रहे हैं ना। तो अनाज में सब्सिडी मिल रही है, सरकार आपको ट्रांसफर कर रही है कि आपके अकाउंट में बेटा, नहीं कर रही है। दूसरी चीज रक्षा उपकरणों की खरीद, तो वो तो पूरी खरीद हो रही है, अंतरण भुगतान तो नहीं है। और चौथा क्या हो गया, ऋणों पर ब्याज भुगतान, तो वो भी क्या कर रही है, ट्रांसफर अदर कंट्रीज को। क्लियर है, एकदम क्लियर है, एक बार में देख लो। तो तुमको मैंने क्या बोला है बेटा, वर्ड्स पकड़ो, और वर्ड्स पकड़ने के लिए तुम्हें वोकैब पता होनी चाहिए और कुछ नॉमिनल जानकारी होनी चाहिए। तो वहीं पर लिखा हुआ है देखिए, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक, चलो क्लियर हो गया बेटा, एकदम इजी था। और तुमने समझ कर लगा दिया कि सब कुछ करती सरकार सब कुछ है। तुम्हारा माइंड तुमने सही लगाया कि तुमने सोचा कि सरकार सारे सरकारी व्यय करती है, तो तुमने ठीक सोचा, पर तुमने अगला जो वर्ड था वो ठीक से ध्यान नहीं दिया, अंतरण भुगतान। ठीक है, जिसको ट्रांसफर के थ्रू मतलब बैंक अकाउंट के थ्रू गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अगला बताओ। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से उपाय खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सरकार की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए इसका आंसर क्या है, डी है ना, 1, 2 और 3 है ना। आपने क्या लगाया, अच्छा वो समझ में ही नहीं आया, अच्छा आंसर तुमने यही लगाया था, क्या बात है, और सबने भी वही लगाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो है स्टॉक सीमा में स्टॉक सीमा लागू करना। समझ में आई बात बेटा, ये क्या मतलब है इसका, कि गवर्नमेंट स्टॉक कितना रहेगा, कैसा रहेगा, पहले तो एक लिमिट लागू कर दे। क्यों लागू कर दे, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो। क्यों लागू कर दे, ताकि होल्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो। आई बात बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिए आवंटन बढ़ाना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाती है हमेशा। ठीक है, ताकि जब कभी उसे लगता है कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उस कोष से वो उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन, उस फंड में से डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, ताकि जो चीज़ों के दाम हैं वो संभाले जा सके। जैसे सडनली मान लीजिए प्याज के दाम बढ़ गए, सडनली टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अरहर की दाल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो सरकार क्या करती है, उस फंड में से फंडिंग निकाल कर उस चीज़ को स्टेबल करने का काम करती। तो हम उसे भी थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है निर्यात शुल्क में वृद्धि। बिल्कुल ठीक बात है, ये सबसे अच्छा उपाय। आप याद कीजिएगा, हमने बोला था कि हमारी कंट्री में डोमेस्टिक जितना, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चीनी की बात भी कर रहे थे, कि एपीडा क्या करता है, चीनी को भी देखता है, बासमती चावल को भी देखता है, कि उसके निर्यात में जो है एक सीमा लगाता है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर हमारे यहाँ से बिना सोचे समझे निर्यात बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे देश में चीज़ों की कमी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल दिया था। देखिए बात वही आती है ना, अगर आप लेक्चर सुनते हैं, टीचर की बातों को सुनते हैं, तो आप कनेक्टिविटी कहाँ करोगी आपको खुद को भी पता नहीं है। और अगर आपने मेरे उस स्टेटमेंट को याद किया होता तो आपको ये बात भी आंसर सही है, बट आपकी सोच भी तो सही रहनी चाहिए। तो मैंने बताया था मनमोहन सिंह जी ने बिना सोचे समझे दालों का निर्यात कर दिया था, और बाद में उन्हीं दालों को डबल दामों में उन्हीं फ्रांस से, चीन से वापस खरीदा था। तो अगर वो चीज़ होती तो आपको तुरंत समझ में आता कि हाँ निर्यात शुल्क में इसलिए गवर्नमेंट क्या कहती, वृद्धि। एक उदाहरण मैंने और दिया था आपको चीनी के लिए, कि गवर्नमेंट ने लेवी बढ़ा दी है, चीनी के ऊपर ऊपरी सीमा बढ़ा दी। याद कीजिएगा, मैंने मुद्रास्फीति के ही टॉपिक में आपको पूरा एग्जाम्पल दिया था, इसलिए ताकि हमारे देश से अत्यधिक चीनी का निर्यात ना हो सके, ताकि देश में चीनी कम ना पड़े और उसके प्राइसेस ना बढ़ने पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आजकल चीनी हो गया, कुछ दालें हो गई, बासमती चावल हो गया, हल्दी हो गई, तो उन सब में क्या करती है कि निर्यात शुल्क में टाइमली वृद्धि करती रहती है, ताकि जो हमारे यहाँ के व्यापारी वो सोच समझकर निर्यात करें। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन करता है वो आरबीआई के थ्रू किया जाता है, और ये आरबीआई के अंडर ही काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये आरबीआई के अंडर काम करता है, तो आरबीआई ही बनाएगा ना बेटा, स्टेट का तो कोई लेना देना है नहीं है। तो जब आरबीआई देखेगा तो आरबीआई के अंडर ये फंड काम करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट टाइमली ये सारा काम करती रहती है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है, 15th नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किन किन उपायों से देश का कराधान आधार बढ़ने की संभावना है। इसका आंसर क्या, तुमने क्या लगाया, तुम लोगों ने, तुमने ए लगाया था, और बच्चों ने क्या लगाया था, ए ही लगाया था। ए क्या सोच कर लगाया था, मतलब थोड़ा अपनी सोच भी तो बताइए ना मुझे, तभी तो पेपर डिस्कस करने का फायदा है। क्या सोच कर लगाया था ए, मतलब अपनी सोच बताओ,
कि इष्टतम कराधान दर है ना, नहीं सॉरी ये समय समय पर मुद्रा का विमुद्रीकरण और नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देना, जबकि इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, इष्टतम कराधान दर, ये क्यों नहीं लगाया तुम लोगों ने? इसका मतलब नहीं समझ में आया क्यों? बगल में लिखा तो है ऑप्टिमम टैक्सेशन रेट। 100 बार आपको ऑप्टिमम का मतलब बताया जा चुका है, 100 बार इष्टतम का क्लास में मतलब बताया गया है जब आपको नियोजन पढ़ाया जा रहा था। और पूरे टॉपिक की शुरुआत ही इष्टतम वर्ड के साथ हुई थी। मैंने कहा था अधिकतम दोहन नहीं, इष्टतम दोहन। एक बार नहीं 50 बार। मैंने क्या बोला? पूरा खेल तुम लोग वर्ड्स का खेलोगे वहां पर, और उसी चक्कर में तुम प्रीलिम्स से रह जाओगे। तो इष्टतम कराधान दर होनी चाहिए बेटा, ऑप्टिमम, मतलब जितनी जरूरी है उतनी ही लोगों के ऊपर टैक्सेशन का स्लैब होना चाहिए, ताकि लोग टैक्स देने में विफल ना हो। बड़ी सीधी सी बात है। तो अगर आप इतना सोचते हैं तो तुरंत आप ABC इसमें से 1 2 3 कर देते हैं। बाकी आपको क्लियर ही है कि समय समय पर मुद्रा का विमुद्रीकरण डिमोनेटाइज कर दिया जाए। सरकार करती रहती है, जैसे सरकार ने फिर से 1000 के नोट बंद किए हुए हैं, है ना, 2000 के भी कर दिए। 1000 के तो पहले ही कर दिए थे, 2000 के भी बंद कर दिए। तभी 2000 के नोट हम लोगों ने सब सितंबर तक, अक्टूबर तक का समय था, लौटा दिए और उसके बदले में सरकार से पैसा ले लिया। तो अभी सबसे बड़ा नोट कौन सा चल रहा है? 500 रुपए का। और तीसरा है नकदी रहित लेन देन। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैशलेस अगर ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पर भी सरकार को पता रहेगा कि मुद्रा का हिसाब किस हिसाब से मार्केट के अंदर हो रहा है। और इस तरीके से जो गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन रेट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कि लोग सही समय पर कर देना पड़े। देखो, कैश जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा धांधली होगी। इस पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए, कि कुछ कोचिंग्स ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कैश में पैसा दे देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है कि चोरी, क्योंकि यहाँ से आया और वहाँ से लिया। लेकिन अगर वो भी बैंक अकाउंट के थ्रू ले रहे हैं और हमें बैंक अकाउंट के थ्रू दे रहे हैं तो सब कुछ वाइट मनी है और सरकार की नज़र में आ रहा है। वही बात है ना बेटा, सब समझना पड़ेगा। टीचर सब बता रहा है क्लास के अंदर, और देखिए वही सब आंसर्स हैं, वही सब क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को लिंकअप नहीं करोगे, क्लास में ठीक से सुनोगे नहीं और सही समय पर याद करके लिंकअप नहीं करोगे बेटा, आप इकोनॉमी को 50 बार पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट को, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मैं आपके फेस पर बोल रही हूँ, नहीं निकलेगा। मेंस तो हो जाएगा, क्योंकि मेंस में लिखना है। मुद्दा है प्रीलिम्स बच्चों के लिए। अधिकतर बच्चों के प्रीलिम्स निकलते 80% बच्चों के, इसी वजह से, क्योंकि वो वर्ड्स में ही गोता खा जाते हैं। टीचर सब पढ़ाते हैं लेकिन वो ध्यान देते नहीं है तब क्लास में। तब क्लास में मस्ती हो जाती है, मजाक हो जाता है, फिजिकली बच्चा होता है, मेंटली कहीं और होता है, कोई आता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं होती क्लास के अंदर, ये सारी चीज़ें भी तो है। तो उस वजह से बस खत्म हो गई बात, है ना। और उसे लगता है फिर वही टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है? 22 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय कंपनी की इक्विटी के, ठीक है, FPI सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकते। आंसर क्या लगाया तुम लोगों ने? और तुम लोगों ने क्या लगाया था? और बच्चों ने A। और क्या आंसर? डी। ठीक है, क्या सोचा था तुम लोगों ने 10% वाले में? क्यों नहीं पता था? क्यों नहीं पता था? उसके बाद हमने बात की है, हाँ, लेकिन क्यों नहीं पता था बेटा? बहुत शुरू में आपको बता दिया गया था कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब क्या है, FPI मतलब क्या सिर्फ 10% का है? बेटा वो तो डेटा देखने से ही आपको गलत बोलना चाहिए था। अगर सरकारी प्रतिभूति भी होती, आप थोड़ा भी दिमाग लगाते ना, लोकल और निचले लेवल का भी दिमाग लगाते, और अगर FDI भी सोचते तो भी सोचते कि मैडम ने बताया था 49% की हिस्सेदारी तो कमबख्त FDI में ही हो रही है, तो FPI में तो पूरा 100% की हिस्सेदारी है, पूरे शेयर खरीद सकते हैं हमारे। तुमने अगर छोटा सा, मैंने क्या बोला, बिल्कुल निचले लेवल का भी दिमाग लगाया होता तो भी ए तो तुम्हारी कोई दिक्कत थी नहीं, तो वो तो तुम्हारा गलत ही हो जाता, तो तुम पहले ही समझ जाते। और जब ए गलत हो जाता तो बाकी आप देख लो, आपको डी आंसर ही उसका जाता। आप बात समझ रहे हैं? ये एक ट्रिक होती है पेपर करने की। और दूसरा, FPI सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर दूसरी बात, जब मैं आपको बोल रही हूं कि सरकार ने, आप कह रहे हो हमें पता नहीं था, कैसे नहीं पता था? टीचर 100 टाइम आपको बता चुका है कि बच्चों डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर कि FDI के कंपैरेटिवली FPI में कम कर रही है, लेकिन नहीं कर रही है। मैंने इस वर्ड को कभी यूज नहीं किया था, तो तुरंत तुम्हारा आंसर था। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं? फुलिश बने में, बेवकूफी में गलत हो रहे हैं आंसर, और सिर्फ इस कारण हो रहे हैं क्योंकि क्लास में आप ठीक से चीजों को
नहीं सुन रहे हो, ये प्रूफ कर रहे हो आप इस पेपर के माध्यम से। क्लास में चीजें आप ठीक तरीके से दिमाग में उतार नहीं रहे हो, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो आज मुझे फिर अभी निकलना है। और कितने बचे क्वेश्चन पूछने के? 2-3 है ना, ठीक है। फिर पूछ लेना मुझसे मंडे ऐसे, फिर पूछ लेना, ले आना। हेलो, नहीं बस निकल रही क्लास से, ठीक है बस तुरंत। ठीक है बेटा, 2-3 जो क्वेश्चन बचे, 2-3 क्या 4-10 जो बचे ले आना, 3-3 4-4 करके डिस्कस कर